Hello friends, welcome to mahindraguru.com, the official YouTube channel of Mahindra Guru। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर #सक्सेस 100% फॉर IBPS क्लर्क, जहां हम फोकस करेंगे आज का टॉपिक जो जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हमने पहली क्लास जहां पर ली थी, जहां पर हम लोगों ने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी। और आज का हमारा सेकेंड डे का क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे केवाईसी नॉर्म्स। बिल्कुल कैंडिडेट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं केवाईसी, और ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड ध्यान रखिएगा, केवाईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग केवाईसी नॉर्म्स को पढ़ेंगे और केवाईसी को जानने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ब्लैक मनी क्या होती है। व्हाट इज ब्लैक मनी? क्या आप जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं। ब्लैक मनी मतलब होता है जो पैसा, ऐसी मनी जो टैक्स से चोरी करके रखी गई हो। अभी जैसा कि आपने देखा भी होगा कि एकदम से हमारी गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी, करेंसी को बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई और 500 एंड 1000 की करेंसी बंद होने से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें किस वजह से आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखी थी और वो ब्लैक मनी इकट्ठा करने का मतलब यही था कि जो उनकी टैक्स पे नहीं कर रहे थे वही ब्लैक मनी आपकी थी। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना क्या कहलाता है? अब इस पे हम बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धन शोधन, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ engaging in a specific financial transaction to conceal the identity, source and destination of money and is the main operation of underground economy। हम वही छोटी सी बात करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, जिसके लिए RBI आपकी 3 स्टेजेस का यूज करती है। जिसमें हम बात करें अगर हम सबसे पहले, तो पहली स्टेज हमारी है प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट की हम बात करते हैं अगर हम, तो प्लेसमेंट का मतलब, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके पास ब्लैक मनी थे उन्होंने गरीबों के अकाउंट में अपना पैसा डलवा दिया, और जिस पर हमारी मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो पैसा अब लोग कहते हैं वो मेरा पैसा है, वो हम लेने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि वो ब्लैक मनी जो थी, सबसे पहले लोगों ने उस पैसे को कहीं ना कहीं अकाउंट में पहुंचाया और उसको हम, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? उस वर्ड को हम कहते हैं प्लेसमेंट। अब वो गरीबों के खाते में तो पहुंच गया, उसका प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन जब वो पैसा निकलेगा तो होगी उसकी लेयरिंग, और जब उस पैसे से कोई लग्जरी गुड्स या इन्वेस्टमेंट होगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं टैक्स में इंक्लूड होगा और उस पैसे का हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेज, जहां हम पहली स्टेज की बात कर रहे हैं प्लेसमेंट, एंट्री फॉर फंड्स डिराइव फ्रॉम एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज। सेकेंड है आपका लेयरिंग, क्रिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्रांजेक्शंस, एंड थर्ड है आपका इंटीग्रेशन, रिटर्न्स ऑफ फंड टू द लेजिटिमेट इकोनॉमी। तो बात करते हैं हम लोग कि हमारी 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं कैंडिडेट्स? प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। जहां हम बात करते हैं प्लेसमेंट की कि हमारा पैसा जो ब्लैक मनी है वो किसी अकाउंट में पहुंचा, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे लोग, मंत्री की बात करते हैं या हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी थी, उन्होंने अपना पैसा किसी गरीब के खाते में पहुंचाया। अब जब वो पैसा पहुंचा तो वो उसकी हुई प्लेसमेंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बात करी? लेयरिंग की। जब वो पैसा अकाउंट से निकलेगा, ट्रांजेक्शन होगा, तो उसकी होगी लेयरिंग। एंड थर्ड पॉइंट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब वो पैसे से लग्जरी गुड्स या वो पैसा कहीं ना कहीं टैक्स में इंक्लूड होगा तो उस पैसे का हो जाएगा इंटीग्रेशन। देन ये 3 स्टेजेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कैंडिडेट्स ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन ब्लैक मनी के केस में पकड़ा जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है तो उस केस में उस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, उसके साथ क्या होगा।
तो चलिए कैंडिडेट्स जानते हैं कि अगर कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसता है तो उस पॉइंट पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस रहा है तो उसको PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। कैंडिडेट्स यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया, तो आपका आंसर होगा 2002, क्योंकि आपका आंसर 2002 ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब से इम्प्लीमेंट हुआ, तो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2005। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप हो गया कि हम एक क्वेश्चन और बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया तो 2002, एक्ट 2002 का है, बट अगर हम बात करते हैं कि कब से इम्प्लीमेंट हुआ, इफेक्ट कब से हुआ, तो वो होता है आपका 1 जुलाई 2005। तो आगे बढ़ते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड एग्जाम में और कितने तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया, 2002 में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो आपकी पेनल्टी लगती है या आपको पनिशमेंट मिलती है वो कितने साल की मिलती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यहाँ पर याद रखिएगा कैंडिडेट्स 3 to 7 ईयर की आपकी पनिशमेंट मिलती है, पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो आपकी पेनल्टी लगती है वो अप टू 5 लाख। कितनी पेनल्टी लगती है? अप टू 5 लाख पेनल्टी लगती है। ये 2 पॉइंट एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है कैंडिडेट्स, चलिए आगे बात करते हैं कि हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पनिशमेंट कितने ईयर की मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा कि 3 to 7 ईयर, क्लियर रहेगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि कितने पेनल्टी में आपकी जो पनिशमेंट है वो तो आपकी 3 to 7 है। उसके बाद अगर हम पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी हमारी कितनी है, अप टू 5 लाख। लेकिन अगर हम मैक्सिमम पेनल्टी की बात करते हैं कि हमारी मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, तो कैंडिडेट्स याद रखिएगा वहां पे आपका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। वहां पे आपका आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम 10 लाख। बिल्कुल कैंडिडेट्स, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अप टू 5 लाख फाइन। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात की जाती है तो मैक्सिमम अगर हम पेनल्टी पनिशमेंट की बात करते हैं, पेनल्टी की बात करते हैं तो आपका 5 लाख होगा। तो आगे हम बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से हम लोग केवाईसी पर अब आते हैं कि केवाईसी क्यों आया था। उसके बहुत बड़ा पीछे रीजन सबसे बड़ा था कि मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करने के लिए केवाईसी नॉर्म्स आए। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक मनी टू कन्वर्ट व्हाइट मनी। अब हम आगे बात करते हैं केवाईसी है क्या। केवाईसी आने का कारण तो हमने जान लिया, पर केवाईसी है क्या आखिर। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको जानते भी होंगे, नाम भी सुना होगा केवाईसी नॉर्म, क्योंकि जब हम अकाउंट खुलाने जाते हैं तो हमसे केवाईसी नॉर्म्स फॉलो कराए जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं केवाईसी को हिंदी में कहते हैं अपने ग्राहक को जाने। इट मीन्स नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जानने की जरूरत क्यों पड़ी? मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करने के लिए। केवाईसी कब आया? सबसे पहली चीज केवाईसी हमारा आया 2002 में। बिल्कुल कैंडिडेट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप हो गया कि आखिर केवाईसी कब आया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या तैयार हुआ कि केवाईसी नॉर्म्स आए 2002 में, पहला पॉइंट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा केवाईसी नॉर्म्स आया था 2002, बट अंडर द एक्ट ऑफ, क्योंकि इसका क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा भी पुटअप हो सकता है कि केवाईसी किस एक्ट के अंडर में आया था। तो केवाईसी अंडर एक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35A। बिल्कुल कैंडिडेट्स, बिल्कुल याद रखिएगा कि केवाईसी नॉर्म्स आया 2002,
पर अंडर द एक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35A। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से फिर से तैयार होके आ गए आपके। और आगे अगर हम बात करते हैं कि केवाईसी नॉर्म्स, कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि केवाईसी क्यों आया, तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हो कि केवाईसी, जैसे कि हम लोग सामने देखें तो आपके लिखा हुआ है कि केवाईसी enables banks to know, understand their customers and run financial dealings to be able to serve them better. It is basic control money laundering. The KYC guidelines of RBI mandate banks to collect 3 proofs from their customers. They are, बात करें अगर हम केवाईसी की सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन, तो केवाईसी नॉर्म्स आया था अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को जानने के लिए। बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमने बात करी कि केवाईसी नॉर्म्स क्यों आया, अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को जानने के लिए केवाईसी नॉर्म्स लाए गए। केवाईसी का मतलब है कस्टमर की आइडेंटिटी को जानना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को से अवॉइड करना है, ब्लैक मनी को कम करना है, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी तेजी से वर्क कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि केवाईसी नॉर्म्स किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, उसके लिए बैंक अपने कस्टमर से कितनी चीज़ें मांगता है। तो बैंक अपने कस्टमर से 3 चीज़ों को मांगता है। पहला है आपका फोटोग्राफ, पहला क्या है, फोटोग्राफ। दूसरा है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, याद रखिएगा कैंडिडेट्स, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और तीसरा है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये 3 चीजें बैंक अपने कस्टमर से मांगता है। तो क्या बैंक अपने कस्टमर को याद रखता है? कितने सारे कस्टमर बैंक में होते हैं, सारे कस्टमर को याद रखना पॉसिबल हो सकता है कैंडिडेट्स? क्या आप समझ सकते हैं, मतलब सोचा है कभी कि सारे कस्टमर्स को याद रखना कितनी बड़ी बात है? तो इससे पहले ये जानते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर केवाईसी की बात करें तो हम लोग इससे ज़्यादा केवाईसी के बारे में ना पढ़ते हैं ना सुना होगा ज़्यादातर। तो चलिए आज कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रीफ में जानते हैं कि केवाईसी आया तो जो अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को कैसे जाना जाता है। तो कस्टमर की आइडेंटिटी जानी जाती है आपकी, क्योंकि बैंक ने अपने कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो अपने कस्टमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? बैंक ने अपने कस्टमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब वो कस्टमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। पहला कस्टमर है आपका लो रिस्क कस्टमर। कौन सा कस्टमर? लो रिस्क कस्टमर। दूसरा कस्टमर डिवाइड किया बैंक ने मीडियम रिस्क, एंड थर्ड आपका है हाई रिस्क। लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क, ये 3 तरीके के कस्टमर डिवाइड किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं लो रिस्क की, कि लो रिस्क में किस तरह के कस्टमर आते हैं, तो याद रखिएगा कैंडिडेट्स, लो रिस्क में बहुत साधारण से कस्टमर, इट मीन सैलरीड पर्सन आते हैं। कौन से कस्टमर आते हैं? लो रिस्क में आपके सैलरीड पर्सन आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग के पास भी इतनी ज़्यादा ब्लैक मनी नहीं होगी जितना ज़्यादा अभी नोट बंद होने से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हो, पॉलिटिशियंस वगैरह परेशान हुए होंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लैक मनी नहीं होता है, सिंपल लोग हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं, मीडियम रिस्क की बात करते हैं। मीडियम रिस्क में आपके बिजनेस मैन आते हैं। कौन से आते हैं? बिजनेस मैन आपके मीडियम रिस्क में आते हैं। एंड हाई रिस्क में आपके आते हैं जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं। कौन से होते हैं? जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो आपके आते हैं हाई रिस्क में। ये 3 कस्टमर को, जैसे हमने कहा ना अभी कि कस्टमर को याद करना क्या आसान है? बिल्कुल नहीं आसान है। जैसे हम अपने घर में खर्चे कितने खर्चे किए नहीं याद करना आसान है, उसी तरीके से हम लोग कॉपी में नोट कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं सारे खर्चे को। तो उसी तरीके से बैंक ने अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया, चीज़ें आसान हो गई। बात करें लो रिस्क, सारे रिस्क जितने लो रिस्क कस्टमर है एक में आ गए। मीडियम रिस्क की बात करें, मीडियम रिस्क एक में आ गया। हाई रिस्क की बात करें, हाई रिस्क वाले एक में आ गए।
क्या जरूरत पड़ी कस्टमर को डिवाइड करने की? कस्टमर को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि यहां से इनकी रिपोर्ट बनाने में आसानी होती है। क्या बनाने में आसानी होती है? रिपोर्ट। तो जानते हैं ये कितने तरीके की रिपोर्ट बनाते हैं? जो रिपोर्ट बनाई जाती है आपकी, वो बनाई जाती है 2 तरीके की रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट कौन कौन सी होती है, हम इस पर चलते हैं, जानते हैं कि वो रिपोर्ट कौन कौन सी होती है। जो रिपोर्ट होती है वो आपकी होती है एक CTR और एक रिपोर्ट होती है आपकी STR। What is CTR and what is STR? दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का फुल फॉर्म भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CTR स्टैंड फॉर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड STR का फुल फॉर्म है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। 2 तरीके की रिपोर्ट हमने बताई, CTR एंड STR। CTR स्टैंड फॉर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है? आपकी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किस कस्टमर के लिए बनाई जाती है? कैसे कस्टमर्स जो होते हैं जिनके लिए CTR रिपोर्ट बनाई जाती है? CTR रिपोर्ट बनाई जाती है उन कस्टमर के लिए जिनके अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का अमाउंट आ जाता है। कितना कैंडिडेट? 10 लाख से ऊपर का अमाउंट जिन कस्टमर के अकाउंट में आ जाता है उनके लिए CTR रिपोर्ट बनाई जाती है। और CTR का फुल फॉर्म हमने भी डिस्कस किया, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। 10 लाख से ऊपर और ये रिपोर्ट पूछी जाती है इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी कई बार पूछी जा सकती है कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कितने दिन में तैयार होती है? तो याद रखिएगा कैंडिडेट्स, CTR रिपोर्ट हर 15 दिन पर तैयार होती है, 15 डेज। और आगे अगर हम बात करें STR की, तो STR मतलब होता है सस्पिशियस। सस्पिशियस वर्ड का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बात करते हैं संदिग्ध। संदिग्ध मतलब क्या कि डाउटफुल, कितना अमाउंट आ रहा है तो यह आप डिस्कस बता नहीं सकते हो। तो हम बात करें आगे, सस्पिशियस में कोई पर्टिकुलर अमाउंट आप नहीं बता सकते हो, लेकिन ये रिपोर्ट कितने दिन में बनती है ये आप जानिए कि ये 7 डेज पे रिपोर्ट तैयार होती है। कितने दिन पर? ये रिपोर्ट 7 डेज पर तैयार होती है। ये रिपोर्ट तैयार हो गई, CTR एंड STR। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कस्टमर को डिवाइड किया 3 पार्ट में, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क में आपके कौन से आए? सैलरीड पर्सन। मीडियम रिस्क में आपके बिजनेसमैन एंड हाई रिस्क में आपके पॉलिटिशियंस। क्यों डिवाइड किया गया? हम बात कर रहे थे ये डिवाइड इसलिए किया गया क्योंकि इनकी रिपोर्ट बनाने में क्या होगी? आसानी होगी। रिपोर्ट कितने तरीके की? 2 तरीके की, CTR एंड STR। CTR स्टैंड फॉर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड STR स्टैंड फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और CTR उन लोगों के लिए बनती जब किसी कस्टमर के अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का अमाउंट आ जाता है और ये हर 15 दिन पर बनाई जाती है। और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है हर आपकी 7 डेज में। बिल्कुल, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे बैक जाएंगे अगर हम लोग कि रिपोर्ट तो 7 दिन में और 15 दिन में बन रही है, बट ये रिपोर्ट्स जो लो रिस्क सैलरीड पर्सन जितने हैं इनकी रिपोर्ट्स अपडेट कितने दिन में होती है? तो याद रखिएगा कैंडिडेट्स, सैलरीड पर्सन लो रिस्क कस्टमर की रिपोर्ट हर 10 साल पे अपडेट होती है। बिजनेसमैन की अगर हम बात करते हैं तो हर 8 साल में, और अगर पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो हर 2 साल में। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में और आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट पर कि रिपोर्ट तो बन गई, ठीक है, CTR और STR। लेकिन ये रिपोर्ट किसी कस्टमर के ऊपर अगर बैंक को डाउट हो रहा है रिपोर्ट बनाने के बाद, तो रिपोर्ट आके भेजी कहाँ जा सकती है? ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी? तो याद रखिए कैंडिडेट्स, अगर किसी कस्टमर के ऊपर बैंक को डाउट हो रहा है तो ये रिपोर्ट भेज दी जाती है FIU के पास। किसके पास? FIU। FIU मीन्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आप लोग ने सुना होगा अभी जब
करेंसी बंद करी गई आपकी 500 और 1000 की, तो थोड़े समय बाद आपका त्रिमूर्ति नाम से एक पेपर में पॉइंट निकला था कि त्रिमूर्ति बनाए गए हैं, जिसमें आपके 3 लोग थे, पहला आरबीआई, दूसरा फाइनेंस। चलिए बताइए, आप लोग भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? तो चलिए बात करते हैं, पहला क्या था कैंडिडेट्स? आरबीआई, दूसरा फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल, और थर्ड है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन सा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिल्कुल कैंडिडेट्स। हम बात करेंगे एफआईयू के अंडर में एक्चुअली में 2 लोग आते हैं, एक आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरा आपका आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये 2 लोग आपके आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर में आपकी कौन सी 2 रिपोर्ट जाती है? सीटीआर और एसटीआर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट डिसाइड करता है कि रिपोर्ट किसको देनी है। आपके हिसाब से बताइए, आपके हिसाब से रिपोर्ट किसको देनी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? बिल्कुल कैंडिडेट्स, आप अपने आंसर दे सकते हैं और अपने आंसर देकर हमें बता सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दी जाए या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दी जाए रिपोर्ट। बिल्कुल, बहुत सारे कैंडिडेट्स, अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये रिपोर्ट भेजता है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट लेकर क्या करेगा? बिल्कुल, आगे बात करते हैं। अगर हम एफआईयू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दे रहा है और रिपोर्ट देने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस बंदे के घर पर क्या डालेगा? रेड डालेगा कि आखिर इस बंदे के पास इतना पैसा कहां से आया। और अगर वो पर्सन पकड़ा जाता है ब्लैक मनी के केस में, तो बस वही पिछली बात करते हैं हम कि अगर कोई पर्सन ब्लैक मनी के केस में पकड़ा जाता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग 3 to 7 ईयर की आपकी पनिशमेंट एंड आपका पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं तो अप टू 5 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख तक की पेनल्टी लगती है। ये है आपका केवाईसी। और इसी तरह आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट बिल्कुल कैंडिडेट्स, अगर आपको इसी तरह की नॉलेज चाहिए तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड महिंद्राज ऐप। बिल्कुल कैंडिडेट्स, मत भूलिए आप कि आप अगर हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप अपने वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज आगे हम बात करते हैं फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की जिसके आंसर आप लोग देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका कि मैक्सिमम लिमिट, जैसा कि हम लोग ने पिछली बार क्लास की थी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, तो कुछ क्वेश्चंस उसके भी है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनईएफटी, एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? और पहला ऑप्शन है आपका 1 लाख, सेकेंड ऑप्शन इज 2 लाख, थर्ड ऑप्शन इज 2.5 लाख एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10 लाख एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कैंडिडेट्स प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर्स को दीजिए। हम आपके आंसर्स का वेट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनईएफटी। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनईएफटी कुछ नहीं होती, हम लोग ने क्लास में डिस्कस भी किया था पिछली कि एनईएफटी की मिनिमम एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ईयर एस्टैब्लिश्ड केवाईसी नॉर्म्स? केवाईसी कब एस्टैब्लिश हुआ? ऑप्शन है आपका 2000, 2003, 2002 एंड 2005 एंड लास्ट ऑप्शन 2001। अभी हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया है कि केवाईसी नॉर्म्स कब आए।
बिल्कुल, आप अपने आंसर दीजिए जल्दी से कि केवाईसी नॉर्म्स कब आए हैं। चलिए बात करते हैं, विच ईयर एस्टैब्लिश्ड ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी आपका आया 2002 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। इन विच ईयर एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन को हिंदी में क्या कहते हैं, बैंकिंग लोकपाल। तो पहला ऑप्शन है आपका 1995, सेकेंड ऑप्शन इज 2006 and third option is 2002 and fourth option 2005 and last option 1996। यहां पर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन कब आया है। कैंडिडेट बहुत ध्यान से देखिएगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन इस्टैब्लिश कब हुआ है, ना कि ये क्वेश्चन पूछा है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन री इंट्रोड्यूस कब हुआ है। तो प्लीज ध्यान से कैंडिडेट्स आंसर दीजिएगा अपना। चलिए बात करते हैं, इन विच ईयर एस्टैब्लिश्ड इन बैंकिंग ओम्बड्समैन, 1995। पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है आपका कि 1995 में आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन आया। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन री इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो आपका आंसर 2006 हो सकता था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, पीएमएलए एक्ट क्या है, कब आया। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पहला ऑप्शन 2000, 2001, 2002, 2004 एंड 2005। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पूछा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सही आंसर है 2002। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इफेक्ट कब हुआ ये नहीं पूछा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग पूछा गया है कि कब आया, तब आपका आंसर क्या होगा, 2002 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। बट अगर हम बात करते कि मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्ट कब से हुआ, तब आपका आंसर हो सकता था 1 जुलाई 2005। बिल्कुल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बिल्कुल कैंडिडेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने फिर से बाउंस किया है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मैक्सिमम पेनल्टी क्या है। अप टू 3 लाख, अप टू 7 लाख, अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख एंड लास्ट ऑप्शन इज अप टू 2 लाख। बिल्कुल बहुत ध्यान से सोच समझ के दीजिएगा आंसर। अभी दोनों चीज हमने डिस्कस करी थी क्लास में कि मैक्सिमम पेनल्टी पूछी गई है। तो चलिए बात करते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी आंसर करेक्ट है आपका 10 लाख, क्योंकि हमने यहां पर आपसे बताया था कि पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं तो 3 to 7 ईयर पनिशमेंट, अप टू 5 लाख तक आपकी पेनल्टी, बट मैक्सिमम पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं तो अप टू 10 लाख। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्पोज ऑनमेंट फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट मिलती है। पहला ऑप्शन है 3 ईयर, सेकेंड ऑप्शन 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर एंड लास्ट ऑप्शन इज 7 ईयर। पांचों ऑप्शन आपके सामने है कैंडिडेट्स, अपने आंसर आप दे सकते हैं और सही आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अभी हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर है और ऑप्शन नंबर 5 इज अ करेक्ट आंसर। आपका 5 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि आपकी 7 ईयर, 3 to 7 ईयर मैक्सिमम, इट मीन्स 7 ईयर पेनल्टी वो पनिशमेंट मिल सकती है 7 साल की। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसी तरह के आगे भी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, क्योंकि योर सक्सेस आवर सक्सेस। थैंक यू क्लास।